हेलो एंड नमस्कार। आप सब लोगों का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आज अपन जो सीजीएल 2022 का प्री का पेपर लगा है उनकी सारी 40 शिफ्टों के पेपर अपन हल करने वाले हैं। और आज अपन जो 1 दिसंबर की जो दूसरी शिफ्ट है इसके 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। और इनके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चनों को अपन कितनी आसानी से और सबसे बेस्ट अप्रोच उनके अंदर क्या लगा सकते हैं वो अपन लगाएंगे, ठीक है। ताकि जो आने वाला एग्जाम है चाहे वो सीजीएल का मेंस हो या सीएचएसएल का, उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन क्वेश्चनों को करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज अपन ये सारे क्वेश्चन हल करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। और जो आज का अपन ये 1 तारीख को जो पेपर लगा है इसकी जो सेकंड शिफ्ट है इसके सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले अपन, ठीक है। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये था कि यहाँ पर अपने को एक त्रिभुज दे रखा था और उसके कोण दे रखे थे तीनों, ठीक है। और अपने पास 2x की वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण इन तीनों को जोड़कर अपन 180 के बराबर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 46 प्लस x प्लस 96 प्लस 8x बराबर 180, ठीक है। तो अब 96 में से 46 गया तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बच गया एक्चुअली x को जोड़ा तो ये तो हो गया यहाँ पर कितना 10x हो गया। और यहाँ पर कितना 96 में से 46 गया तो यहाँ पर बच गया 50, ठीक है, बराबर 180। तो यहाँ से 10x की वैल्यू आ गई अपने पास 130, x की वैल्यू आई अपने पास 13, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये 2x की वैल्यू पूछ रहा है तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 13 × 2 बराबर 26, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आसान क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं और आप इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हल कर रहे होते हैं, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता एसएससी, ओनली बेसिक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये दूसरा क्वेश्चन है और इसके अंदर अपने को पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसको सिंपली सरल करना है। यहाँ पर x की पावर 9, x की पावर 5, x की पावर -4, x की पावर 0 और x की पावर -6 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ अपन x की पावर 9 दे रखा है और ये जो माइनस वाली पावर है ये इनके अपॉन में चल जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो मतलब यहाँ x की पावर -4 से अपन x की पावर 5 को काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा ओनली x बच जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार x की पावर 6 से अपन क्या करेंगे, x की पावर 9 को काटेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x की पावर 3 और x की पावर 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास ओनली बच जाएगा x की पावर 4, ठीक है। क्योंकि x की पावर 0 का मान तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जब किसी भी की पावर 0 हो जाती है तो वो संख्या 1 बन जाती है, ठीक है। तो इसीलिए अपना जो आंसर हो जाता है ये हो जाता है x की पावर 4, ठीक है। एक्चुअली ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है। आपको सीजीएल का जो मेंस का पेपर है उसके अंदर भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा और कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल का पूछेगा, ठीक है। और जो सीएचएसएल का प्री है उसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये बोल रहा है कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा क्या है। ये एक्चुअली क्या है, इन चारों ऑप्शन के अंदर में से अपने को पता लगाना है। ये क्या है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला है। ये क्या होता है, ये हो जाता है 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 साइन, हो जाता है ना साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। ये साइन सी माइनस साइन डी किसके बराबर होता है, 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 सी माइनस डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है इसका साइन सी माइनस साइन डी का, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो इसीलिए अपना जो आंसर है
ये हो गया ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सीधा फॉर्मूला बेस पूछ लिया। ये फॉर्मूला है और इसके अंदर अपने को सी और डी की जगह अल्फा और बीटा दे रखा है, बस इतना ही। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप सही कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 4 था और इसके अंदर पूछ रहा था कि यहाँ पर स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 5%, 10%, 5%, 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 5% की 10% की वृद्धि कर रहा है, तो अपन मान लेते हैं जो स्कूटर का शुरुआत में मूल्य था ये 100 था। ठीक है, अब इसके अंदर 10% की वृद्धि हुई, तो इसको फ्रैक्शन रूप में लिख लेंगे अपन 11/10। ठीक है, और फिर 5% की वृद्धि हुई तो इसकी भी फ्रैक्शन रूप में 21/20 लिख लेंगे। ठीक है, फिर 15% की वृद्धि हुई तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 23/20। ठीक है, तो इसको हल कर लेते अपन, 1 0 से 1 0 और फिर 2 से काटा ये 5 बार, 5 से काटा इसको ये 2 बार, तो अपॉन में तो क्या बच गया यहाँ पर 40 बच गया। ठीक है, अब 11 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो ये सिंपल 11 से अगर अपन किसी भी 2 डिजिट की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन क्या करते हैं, जो शुरू का और लास्ट का अंक लिख लेते हैं और बीच में अपन इन दोनों का ऐड करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 253। 11 को अगर अपन 2 से 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 253 आएगा। ये 11 से मल्टीपल करने का तरीका है। जो लास्ट की संख्या होती है ना, इन दोनों को अपन ऐसे कैसे लिख लेते हैं और बीच में इनका योग कर देते हैं। ये 11 से मल्टीपल करने का तरीका है, आसान सा। ठीक है, और ऊपर क्या है 21, अपॉन में क्या है 40। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से 21 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 21 से 63 का 3 हासिल का 6, 21 बन जाएगा 105, 6 11 का 1 हासिल का हो जाएगा यहाँ पर 11, तो 21 दूना 42 और 11 हो गया 53। ठीक है, और अपॉन में क्या है 40 है, 40 का भाग दिया, 40 से कम 40 बचा कितना है यहाँ पर 13 बच गया, 40 दिया 120 बचा कितना 11 बच गया, 40 दूना 80 बचा कितना 33 बच गया, तो 33/40 रह गया यहाँ पर। तो अपन ने माना कितना था 100 से कितना बढ़ गया ये 132, तो इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये हो रहा है 32 सही 33/40% का इसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इतने परसेंट बढ़ गया ये। ठीक है, और ये दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो इस क्वेश्चन को अपन सिंपली इस प्रकार हल करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की यहाँ पर भुजा दे रखी है 12 सेमी और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या पूछ रही है। तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होती जाती है, कैपिटल R बराबर हो जाती है a/√3। ठीक है, तो यहाँ पर a कितना है, a दे रखा है यहाँ पर 12/√3, इसका अपन परिमेयकरण किया तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 और √3 हो गया 3, 3 को अपन 12 से काटा 4 बच गया, तो यहाँ पे आ गया 4√3। ठीक है, तो जो परिवर्त की त्रिज्या अपने पास ये आ गई 4√3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर इन रेडियस पूछे या अंतर त्रिज्या पूछे तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी a/√3 हो जाएगी। ठीक है, और परिवर्त की त्रिज्या हो जाती है अपने पास कैपिटल R बराबर a/√3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये एलसीएम और एचसीएफ का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसके अंदर बोल रहा है कि उन संख्याओं का एचसीएफ और उन संख्याओं को एलसीएम के बीच का अनुपात क्या है। तो एलसीएम और एचसीएफ का अपने को अनुपात पूछ रहा है जिनका लघुत्तम समाप्रत्यय मतलब एलसीएम बराबर दे रखा है यहाँ पर और उनके संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होता है, ये उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो दो संख्या है इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना दे रखा है 48, इससे अपन क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे और यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है ये 384 दे रखा है। तो यहाँ से एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी अपन 48 का भाग दिया तो 6 36 और 6 चौका 24 और ये 8 बार 8 8 64, तो एचसीएफ आ गया यहाँ पर कितना 8 और यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछ रहा है। तो एचसीएफ तो क्या आ गया यहाँ पर 8 आ गया और एलसीएम क्या है यहाँ पर
इसमें दे रखा है 48, तो इनका रेशियो गया 1:6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर HCF और LCM का रेशियो पूछ रहा है जो कि 1:6 आ गया। ठीक है, ये इस प्रकार करना था जो कि काफ़ी आसान है। नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अपने को एक तालिका दे रखी थी और इसके अंदर पूछ रहा था ये राज्य हैं S1 से S6 तक और ये व्यक्ति हैं, मतलब इतने S1 राज्य में 100 व्यक्ति हैं, S2 में 200 व्यक्ति हैं, ऐसे दे रखा है। यहाँ पे बोल रहा है कि राज्य S3, मतलब जो ये राज्य है S3 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्य S4, मतलब यहाँ पर इसके व्यक्ति कितने हैं, S3 में 400 व्यक्ति हैं। राज्य S4 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या से अनुपात, मतलब S3 और S4 के व्यक्तियों का अनुपात पूछ रहा है। तो S3 में तो कितने व्यक्ति हैं, 400, S4 में कितने व्यक्ति हैं, 500, तो इनका जो अनुपात आ जाएगा ये हो जाएगा 4:5। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन बिना पेन उठाए तुरंत वर्बली हल कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ऐसे ही करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर अपने को एक सारणी दे रखी है और इसके अंदर अपने को पूछ रहा है कि ये तो छात्र हैं, मतलब A से F तक, और इनके ये विषय दे रखा है और पूछ रहा है अपने से उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके कुल प्राप्तांक प्रतिशत अंक 80% या उससे अधिक है, ये अपने से पूछ रहा है। तो अपन इन सब का क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे जो कि 80% से ऊपर होना चाहिए। तो इन सब में क्या हो रहा है, ये 80, तो सारी वैल्यू 80 से ऊपर है, तो एक तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर 90, 80, 85, इसका भी एवरेज 80 से ऊपर है, और एक ये है इसका एवरेज 80 से कम है तो ये नहीं होगा, 85, 80, 82, 85, इसका भी एवरेज 80 से ऊपर होगा, और ये 80, 75, 75, 85, तो ये नहीं होगा, और 90, 90, 90, एक ये होगा। तो मतलब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 व्यक्ति ऐसे हैं, आई मीन 4 छात्र ऐसे हैं जिनके 80 से ऊपर अंक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है 4 व्यक्ति। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना था, और जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप सिंपली उसको ऑप्शन से हल करें ताकि आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी रहे। ये क्वेश्चन एक्चुअली समझ के ऊपर होते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसी पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छा है, और इसमें बोल रहा है कि sin 30, sin 40 ये दे रखा है। तो यहाँ पर इसको अपन हल करते हैं कैसे, यहाँ पर 30 और जो 60 दे रखा है ये एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है, तो इसलिए sin 30 और sin 60 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार sin 40 और sin 50 ये भी एक दोनों के पूरक कोण हैं, तो sin 40, sin 50 इनका मल्टीपल भी 1 हो जाएगा, तो ऊपर तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार cos 30 और cos 60 ये भी एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो ये भी 1 हो जाएगा। cos 40 और cos 50 ये भी 1 हो जाएगा, तो 1/1 मतलब 1 आंसर आएगा अपना इसका, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है कि ABC एक कार्य को अलग अलग 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि A को प्रत्येक तीसरे दिन B और C द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल भी है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो A है ये किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और जो B है ये 20 दिन में कर रहा है, और जो C है 40 दिन में कर रहा है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो A की एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पर 4, B की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, C की एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पर 1, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पर 7। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो A है प्रत्येक तीसरे दिन B और C मदद करते हैं कि, तो पहले दिन A कितना करेगा, 4 करेगा, दूसरे दिन भी A 4 करेगा, और तीसरे दिन B और C इसकी हेल्प करने आ जाते हैं, तो तीसरे दिन तीनों मिलकर कितना करेंगे, 7 करेंगे। ठीक है, तो 3 दिन में ये कर लेंगे, फिर 3 दिन में 4, 4, 4, तो 3 दिन मतलब 6 दिन में फिर इतना कर लेंगे ये। ठीक है, तो 6 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया, ये 4, 15 दूना 30, तो ये 30 काम कर चुके यहाँ तक। ठीक है, कितने दिन में, 6 दिन के अंदर।
अब 6 के बाद फिर वही 4 काम करेगा ये 7वें दिन, फिर 8वें दिन 4 काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक उसने कितना काम कर लिया, 38 काम कर लिया। करना कितना है इसको, 40 काम करना है। बचा कितना काम, 2 काम बच गया। ठीक है, और तीसरा दिन हो गया तो तीसरे दिन क्या करेंगे, तीनों काम करेंगे। तो 2 बच गया, 2 काम को तीनों काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, तो 3 दिन यहाँ पर लगे, 3 दिन यहाँ पर, 6, एक 7 और एक 8, 8 के बाद लग जाएगा यहाँ पर 2/7 दिन। तो इसको काम करने में लग जाएंगे 8 से 2/7 दिन। ठीक है, इतने दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। ये पूछ रहा है अपने से सिंपली, जो कि यहाँ पर दे भी रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सिंपली इस प्रकार करना है। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी आसान था और जिसने इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से नहीं की तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा और काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रैक्टिस करिए। और मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने मॉक टेस्ट आपको करवाए थे, उन्हीं के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसीलिए जिसने भी वो मॉक टेस्ट लगाए हैं तो उन्होंने इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से हल करा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12 और इसके अंदर बोल रहा है कि ओ इस व्रत का केंद्र है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि ओ एक व्रत है और जिसका केंद्र क्या है, एक ओ है। एक सर्किल व्रत है जिसका केंद्र ओ है। बिंदु पी से खींची गई स्पर्शरेखा, तो अपन यहाँ मान लेते हैं पी बिंदु और इससे एक स्पर्शरेखा खींच रहा है, क्यू पर स्पर्श करती है, मतलब ये क्यू है, यहाँ पे स्पर्श कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर बड़ा पी क्यू, ये पी है, पी क्यू, ये कितना हो गया, 24 हो गया। ये 10 दे रखा है और ये कितना है, ये अपने को पूछ रहा है ओपी। ओपी का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली ट्रिपलेट बन रहा है। ये किसका ट्रिपलेट बन रहा है, 5, 12, 13 का डबल बन रहा है ये। ठीक है, ये 5, ये 12, 13, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा। तो ये 5, 12, 13, तो इसका दुगना हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। तो यहाँ पर ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओपी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 26, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। एक्चुअली इसका आंसर ये गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर है 26। ये इसका 2 नंबर आपको बोनस के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि इस क्वेश्चन की रीड बहुत से स्टूडेंट ने लगा चुकी, तो इसलिए इसके 2 नंबर आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि इसका सही आंसर है यहाँ पर 26। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर बोल रहा है कि 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीयानुपाती का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो जो अपने पिछले मॉक टेस्ट, जो पिछला पेपर हल करवाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब मध्यानुपाती पूछ रहा था तो मैंने आपको तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला भी बताया था कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और दूसरे शिफ्ट के अंदर इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बोल रहा है इन दोनों का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है √1.6 × 3.6। ठीक है, तो इन दोनों का पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो 16 का कितना बार आया, 4 बार आया। 36 का कितना बार आया, 6 बार आया। 100 का कितना बार आया, 10 बार आया। तो ये तो हो गया क्या, मध्यानुपाती इनका। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 8 और 5 का तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, आई मीन ये हो जाता है क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ बी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर अपॉन 5, तो इनका अपने को अनुपात पूछ रहा है। तो 4 एकम 4 और यहाँ पर कितना 64 में 4 क्या भाग दिया तो 16, ये 3 और ये कितना 8। ठीक है, तो 15 और 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये हो गया 3:16, क्योंकि 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 3:16 आ गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको सिंपली इस प्रकार करना था, इनका मध्य अनुपाती निकालना था, इनका तृतीय अनुपाती निकालना था। अगर आपको इसके अंदर चतुर्थ अनुपाती पूछ ले
तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास BC/A। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर sin 30 cos 60 cos 30 sin 60 यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एक्चुअली किसका, अपन इसको फॉर्मूला से न करके सीधा मान रख लेते हैं। sin 30 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। cos 60 कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, माइनस cos 30 कितना होता है, cos 30 हो जाएगा यहाँ पर √3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, और sin 60 क्या हो जाएगा, ये भी √3/2 हो जाएगा। तो इनका लघुत्तम कितना आएगा, 2, लघुत्तम कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा एक्चुअली, 2 × 2 4 है ना, तो 4 लघुत्तम आया। तो ये तो गया 1 माइनस, और ये क्या हो गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3, तो ये होगा माइनस का 2/4, मतलब माइनस का 1/2। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस sin 30। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो यहाँ पर माइनस लग रहा है तो माइनस का sin 30 होगा। तो इसीलिए अपना जो आंसर है ये हो गया माइनस का sin 30। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार को 10% और 20% की क्रमिक छूट देने के बाद 44% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। कैसे, यहाँ पे बोल रहा है कि जो 10% और 20% की क्रमिक छूट दे रहा है तो इनका सक्सेसिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 10 + 20 माइनस 10 × 20/100। तो ये क्या होगा, 30 में से 2 गया तो ये हो गया 28। तो 28% की छूट मिल रही है, कितने में से, 100 में से। 100 में से 28% की छूट मिली, ये यहाँ पर मतलब ये 72% में क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, तो जब 72% पे ये बेच रहा है तो इसको लाभ कितने को आ रहा है, 44% का। तो ये क्या कर रहा है, 144% में। जब इसको छूट मिलती है कितने की, 28% की, तो इसको लाभ हो रहा है कितना, 44% का। ठीक है, तो 72 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 144 है, और यहाँ पर बोल रहा है 15% की छूट पर बेचता है, तो 15% की 85। ठीक है, तो 85% का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 72 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 85 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, 2 को 85 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 170। तो मतलब यहाँ पर 70% का क्या हो रहा है, इसको शुद्ध लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि शुद्ध लाभ क्या होगा, तो शुद्ध लाभ कितना हो रहा है, ये शुद्ध लाभ हो गया यहाँ पर 70%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 72% में इसने बेचा और फिर भी इसको 44% का लाभ हो रहा है, अगर ये यहाँ पर 15% की छूट पर बेचे तो इसको लाभ कितना होगा। तो ये एक बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो 85 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 85 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 170। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 70%, तो इसीलिए यहाँ पर 70% का लाभ हो रहा है। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है क्वेश्चन नंबर 16, और इसके अंदर बोल रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, ये हो गया ABC हो गया, और एक हो गया अपने पास DEF। ठीक है, और इनके क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पर। ABC का क्षेत्रफल तो क्या है, ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया हो गया, एरिया x², और ट्रायंगल TEF इसका एरिया क्या हो गया, ये हो गया y²। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा जाएगा, इनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तो EF दे रखा है, मतलब ये EF दे रखा है, तो EF को अपन क्या लिखेंगे, EF के स्क्वायर के बराबर होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC के बराबर। ठीक है, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हटा देंगे अपन क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो x/y बराबर BC/EF की वैल्यू क्या है, यहाँ पर A दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू XA/y बराबर BC हो जाएगा। तो ये क्या आ गई, ये हो जाएगी x/y।
ठीक है, ये अपने से पूछ रहा था जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जब इसका एरिया दे रखे हैं तो एरिया का जो रेशो होता है ये इनकी भुजाओं के रेशो को स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा था तो अपन ने ये मान रख के यहाँ पर BC का मान निकाल लिया। तो काफ़ी आसान होता है इस प्रकार की क्वेश्चन, और कई एग्जाम के अंदर इस प्रकार के मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऐसे चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 17 है। इसके अंदर बोल रहा है कि एक नाव, यहाँ पे बोल रहा है एक आदमी नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए, मतलब ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, x + y, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है x + y। ठीक है, और 9 घंटे में तय करता है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं वो कोई दूरी है a, ये कितने घंटे में 9 घंटे में तय कर रहा है। ठीक है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी, मतलब a दूरी, ठीक है, तय करने में से 18 घंटे का समय लगता है। तो ये क्या कर रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है, तो x - y। ठीक है, x - y की जो स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, दूरी कितनी माना है अपन ने a मान ली, और ये कितनी जा रहा है 18 घंटे में, तो इसकी स्पीड हो गई a/18। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, x की स्पीड निकालेंगे, मतलब जो नाव है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ से इन दोनों को जोड़ा तो ये हो जाएगा 2x, और इन दोनों को जोड़ा, इनका लघुत्तम 18, ये 2a + a, ये हो जाएगा 3a/18, और ये हो गया a/6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा a/12। ठीक है, तो नाव की जो स्पीड आ गई ये आ गई a/12। और आगे बोल रहा है शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितना समय लगेगा। तो अपन ने दूरी कितनी मानी थी, a मानी थी, इसका कितना 3/5 भाग। इतना भाग अगर ये x तय करता है a/12 की स्पीड से, तो इसको कितना टाइम लगेगा, ये a हो जाएगा और ये 12 ऊपर चला जाएगा। तो a से a गया, 12 × 36/5, 5 से 36 को काटा, 7 × 5 = 35, बचा कितना 1, 5 दूना 10। ठीक है, तो अपने पास आ गया 7.2 घंटे। तो 7.2 घंटे उसे लगेंगे समान दूरी को 5/भाग को तय करने में। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। तो सिंपली इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन ऐसे हल करते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान है, बस आपको इसकी जो लैंग्वेज है ये समझना है कि ये बोल क्या रहा है। अगर आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को भी आप काफ़ी आसानी से हल कर रहे होंगे। ठीक है, और वो कब होगी, जब आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, और जब अपन ने बोट एंड स्ट्रीम के जो मॉक टेस्ट लगाए थे उसके अंदर मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कराए थे। तो जिसने वो मॉक टेस्ट दिए और जिनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है वो इस प्रकार के क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से हल कर रहा होगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा, चाहे वो CGL का मेंस हो या CHSL का एग्ज़ाम हो या आने वाला कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन SSC बार बार मल्टीपल टाइम पूछती है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पहले से करके रखें, ताकि जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 18 था, और इसके अंदर बोल रहा था कि 25 छात्रों के औसत अंक यहाँ पर 19 दे रखा था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि छात्रों के अंक 14 और 15 की बजाय 18 और 19 लिख लिए गए। कक्षा का नया वास्तविक औसत क्या होगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि 25 छात्रों का जो औसत है ये 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 14 और 15 उसने गलती से लिख लिया, जबकि उनके नंबर थे 18 और 19, जिससे उनके औसत में गड़बड़ी आ गई। तो इनका जो वास्तविक औसत है वो क्या होगा। तो अपन इसके अंदर क्या करते हैं, जो गलत है वो कितना है, गलत का टोटल कितना है, यहाँ पर 14 और 15 को जोड़ा तो ये हो गया 29, और सही कितना है ये 18 और 19, ये हो गया 37। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आया, ये आया 8। टोटल छात्र कितने हैं 25 हैं, तो 25 का भाग दे देंगे। और ये माना था तो इससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया एवरेज। तो अपन जब ये मानेंगे तो एवरेज क्या होगा, कम होगा। तो अपन क्या करेंगे, टोटल इसका एवरेज कितना है
वो छात्र कितने हैं, तो यहाँ पर छात्र कितने हैं, इनका एवरेज कितना है, यहाँ पर एवरेज है यहाँ पर 19। तो 19 में से अपन क्या करेंगे, 8/25 घटा देंगे। ठीक है, तो 19 को अपन 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 नाम 225 का 5, ठीक है, हासिल का 22, 25 और 22 कितना हो जाएगा, 25 47 हो जाएगा ये। ठीक है, और -8 किया तो ये कितना बचेगा, अपॉन 25। तो 75 में से 8 गया तो 7 6 4/25, 25 एकम 25, बचा कितना है यहाँ पर 21 बचा ना, 25 आंटे 200, बचा कितना 17, पॉइंट लगाया 170, 25 छिक्की 150, बचा कितना 20, 25 आटे 200। ठीक है, तो ये हो गया 18.67, इसका क्या आएगा, सही एवरेज आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो अपन ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो सही एवरेज है वो और जो गलत एवरेज है उनका टोटल कर देते हैं, और जो गलत एवरेज है उसमें से अपन सही एवरेज को घटा के अपन जो डिफरेंस होता है उनके डिफरेंस के अंदर टोटल छात्रों का भाग दे देते हैं। ठीक है, अगर ये एवरेज पहले ज़्यादा है तो जो एवरेज निकल के आया अपने पास उसको जो टोटल एवरेज है उसके अंदर से घटा देते हैं। अगर जो एवरेज है वो अगर कम हो तो अपन उसके अंदर क्या करते हैं, जो एवरेज निकल के आता है उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या अपन ने गलत मान ली थी जो कि बड़ी संख्या थी। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा इसके ऊपर कि जो एवरेज है ये ज़्यादा हो गया, जबकि अपने पास संख्या छोटी है तो ये जो एवरेज है ये कम होगा 19 से। ठीक है, तो इसीलिए अपन 19 में से अपन जो डिफरेंस आया उसके अंदर अपन टोटल का भाग लगा देते हैं, जिससे अपने पास 19 में से वो घटा के अपने पास सही एवरेज निकल के आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। बस आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन करते कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है कि x एक ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, इस प्रकार है कि k + 1/k बराबर -2 दे रखा है, इसका मान क्या होगा। तो जब k + 1/k की वैल्यू -2 दे रखा है तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, -2। ठीक है, तो ये -1 यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 -4 -2, ये हो जाएगा 1 -1 -5। तो ऊपर तो हो जाएगा -5, नीचे हो जाएगा -5। तो -5 गया तो बचा कितना, 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1। ठीक है, तो सिंपली आपको बस इतना करना था। आपको ये पता होना चाहिए कि जब k + 1/k बराबर -1 होता है, -2 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, k की, ये हो जाती है +1। अगर यहाँ पर +2 दे रखा होता तो k की वैल्यू यहाँ पर +1 हो जाती। ठीक है, और जब भी आपके पास k + 1/k की वैल्यू यहाँ पर √3 दे रखा हो तो k की पावर 6 बराबर हो जाता है -1। ठीक है, ये इसके क्या होता है, k की पावर 6 बराबर -1, ये एक्चुअली ये वैल्यू होती है। ठीक है, जब k + 1/k की वैल्यू √3 दे रखा हो तो k की पावर 6 बराबर -1 हो जाता है, ये भी याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20, और इसके अंदर बोल रहा है सीधा सीधा भाग देने के लिए बोल रहा है कि 8 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो यहाँ पर 8 का भाग दे के देख लेते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचा कितना 4, 8 पंजे 40, बचा कितना 7 शेषफल आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, सिंपली काफ़ी आसान है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु में ढाला जाता है। ठीक है, शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो अपन दोनों के क्या ले लेते हैं, आयतन ले लेते हैं, दोनों के आयतनों को बराबर करके निकाल लेते हैं। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोले का 2/3 पाई, आर कितना है यहाँ पर 4 दे रखा है ना, तो 4 का क्यूब बराबर शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 72। ठीक है,
तो 1/3 से 1/3 कट गया और पाई से ये पाई कट गया। 2 से काटा 2 एकम 2, ये कितनी बार 36 बार। और 4 से कट रहा है ये 9 बार और ये 4 से कटा है यहाँ पर 16 बच गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 16/9 बराबर आर स्क्वायर, 4/3 बराबर आर हो गया। तो यहाँ से तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी कितनी 1.33, ठीक है, सेंटीमीटर। ये हो गई आर की वैल्यू जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। तो सिंपली आपको बस इतना ही करना था। इन दोनों को जो इन दोनों का आयतन है इसको बराबर करके अपन यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें बोले कि किसी की एक की गोले की त्रिज्या देखे या किसी शंकु के बराबर डाला जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन दोनों का आयतन को बराबर करते हैं, ठीक है। उससे अपने पास आंसर निकल के आ जाता है। एक चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, ठीक है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है। उधार दी गई राशि क्या है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि जो उधार दी गई राशि वो क्या है, पी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दर कितनी है 25%, टाइम कितना है 6 वर्ष अपॉन 100 और जो ब्याज है ये कितना है, उधार दी गई राशि से 360 अधिक है, तो पी से कितना अधिक है ये 360, तो ये हो गया ब्याज, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं 25 के हम 25 100, ये 2 से 3 बार और ये 2 बार, ठीक है। पी को इधर लाया तो माइनस का पी, 3 पी में से 2 पी गया तो 1 पी, तो मतलब यहाँ बच गया p/2 और इधर कितना है 360। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 720। तो p की वैल्यू हो गई यहाँ पर 720 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। बस आपको सिंपली इसको हल करना है जो कि काफ़ी आसान है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें अपने को एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, केरल और तमिलनाडु के कुछ आंकड़े दे रखे हैं, जिसमें बोल रहा है कि केरल द्वारा स्टील के उत्पादन में, केरल क्या है ये दे रखा है, तो इसका रंग कौन सा होगा, ये मतलब 200 उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय कोण, तो मतलब ये 200 जो वैल्यू है ये कितना केंद्रीय कोण घेर रहा है ये अपने से पूछ रहा है। तो अपन इनका टोटल किया तो ये क्या हो जाएगा 4 12 12 18 18 2 20 0 0 आजल का 2 3 4 तो 6 2 8 2 10, तो ये हो गया 1000। तो जो 1000 आया ये किसके बराबर जाएगा 360 डिग्री के, क्योंकि ये पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री और अपने पास 200 का मान पूछ रहा है। तो 1000 की वैल्यू तो 360, 200 की वैल्यू निकाल लेंगे 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 36 गुना 72, तक मतलब अपने पास ये जो केरल है इसके द्वारा कितना कोण बना रहा है, ये 72 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो सिंपली आपको बस इतना करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर अपने को x + 1/x की वैल्यू देकर x की पावर 4/1/x की पावर 4 का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपली अपन सबसे पहले क्या करते हैं x² + 1/x² की वैल्यू निकाल लेंगे। ये कितनी हो जाएगी 5 का स्क्वायर 25 गुना 50 - 2, तो ये तो हो जाएगा कितना 48। फिर अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 64 64 4 10 का 84 का 1 23 4 माइनस का 2 किया तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ कितना आएगा 23 आएगा ना, तो 2 किया तो 2302, ये अपने पास आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये अपने पास किसकी वैल्यू होगी x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू ये हो जाएगी। अपन ने क्या किया इसका स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर कितना आया, 48 का स्क्वायर आया अपने पास 2304, तो a² - 2 करते हैं तो माइनस का 2 किया तो अपने पास क्या आया 2300 मतलब 2302 आ गया जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसका स्क्वायर करना होता है जिससे अपने पास x² + 1/x² की वैल्यू आ जाती है।
फिर अपने को एक बार इसका स्क्वायर रूट करना होता है, जिससे अपने पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू आती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रहा है कि एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर यहाँ पर 1200 दे रखा है, और यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर मतलब जो लाभ है ये, इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 15% 1200, तो 15% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 1200 दे रखी है। और यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 115% हो जाएगा। तो यहाँ पर 15% की वैल्यू देकर 115% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 5 से काटा, 5 × 15 और ये कितनी बार कट जाएगा, 23 बार कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 400 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा, 23 चौक 92, तो ये जाएगा 9200, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो कि काफ़ी आसान हैं, और सारे क्वेश्चन ही काफ़ी आसान हैं, क्योंकि जिस किसी के भी ये वाली शिफ्ट आई है उसको ये सारे 25 क्वेश्चन आ रहे होंगे, अगर जो पढ़ के गया है। जो पढ़ के नहीं गया है वो उसका तो कुछ हो नहीं सकता, और जो भी इन क्वेश्चनों को अच्छे से किया होगा पूरे ध्यान से, तो वो सारे 25 क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो एसएससी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछती, बस थोड़े इजी क्वेश्चन ही पूछती हैं, जो कि इस प्रकार के होते हैं, क्योंकि एसएससी को पेपर को मेंटेन करना होता है। किसी शिफ्ट में मैथ हार्ड कर देता है, तो किसी शिफ्ट में रीजनिंग हार्ड कर देता है, और किसी शिफ्ट के अंदर जीके हार्ड कर देता है। तो आप ये ना सोचिए कि ये वाली शिफ्ट आसान है, क्योंकि एक्चुअली ये शिफ्ट के अंदर जो मैथ का पोर्शन है ये सारे क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है, क्योंकि एसएससी है ये पेपर को बैलेंस करके इस प्रकार करती है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो कि काफ़ी आसान है, और ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी मल्टीपल टाइम पूछती है। तो जब भी आगे कोई सीजीएल का एग्ज़ाम होगा या सीएचएसएल का जब फरवरी और मार्च के अंदर एग्ज़ाम होगा, तो इन्हीं पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ये क्वेश्चनों को अच्छे से हल कर लें, ताकि आपके जो सीजीएल का मेंस लगेगा या सीएचएसएल का एग्ज़ाम लगेगा तो उसके अंदर आपको हेल्प हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो सारे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा और आगे भी लाता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।